हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। हम लोगों ने कल कुछ पढ़ लिया था। हम लोगों ने चुनावी प्रक्रिया देख लिया था। चुनाव कितने तरीके के होते हैं, किस किस स्तर पे होता है, उसमें लोकतांत्रिक देश में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, उसके नुकसान फायदे, ये सब हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मतदाता सूची। तो मतदाता सूची में हम लोग देखेंगे कि एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, मैंने आपको समझा दिया था कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। चुनाव के लिए जो क्षेत्र चुना जाता है, हर एक क्षेत्र को अलग अलग भाग में बांटा जाता है, वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो 18 साल के ऊपर मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची बनाई जाती है। इसे ही मतदाता सूची या वोटर लिस्ट, आप वोटर लिस्ट को अच्छे से समझेंगे, वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो मतदाता सूची का मतलब ये हुआ कि जब कभी निर्वाचन क्षेत्र का एक बार फैसला हो जाता है कि ये निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ से एक जनप्रतिनिधि उठेगा, यहाँ खड़ा होगा, तो फिर वहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो होता है वहाँ के जो लोग होते हैं, जो वयस्क मताधिकार होते हैं, जो 18 साल से ऊपर जिनका एज होता है, उनका एक लिस्ट जारी करना, जिन्हें हम लोग मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। यह लोकतंत्र की पहली शर्त यह लोकतंत्र की पहली शर्त सार्वभौमिक मताधिकार को पूरा करता है। मतलब जो लोकतंत्र की हमारी शर्त होती है कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये इस बात को पूरी तरह से पूरा करता है। आगे है कि अपराधियों को, एक मिनट, हाँ, अपराधियों तथा दिमागी रूप से असंतुलित वाले कुछ लोगों को कुछ खास परिस्थितियों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आप देखेंगे, या उनको वंचित रखा जाता है। जो दिमागी रूप से असंतुलित होता है या तो किसी तरह का अपराधी होता है, ऐसे लोगों को वोट से वंचित रखा जा सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है कि ऐसे कुछ लोगों को हम वोट से बाहर रख सकते हैं। प्रत्येक चुनाव के पहले नए लोगों की मतदाता सूची में जोड़ा जाता है, जबकि इलाके से चले जाने वाले या मृत व्यक्ति का नाम इस सूची से हटा दिया जाता है। चूंकि एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच में लगभग 5 साल का गैपिंग होता है और इन 5 सालों में कुछ नए लोग तैयार हो जाते हैं, एज कंप्लीट होता है, 18 साल हो जाता है, या तो कुछ लोग हो सकता है इलाके छोड़ के चले जाए या किन्हीं की मृत्यु हो जाए। तो जितने भी लोग जो तैयार होते हैं, जो नए लोग मतलब मतदान के लिए रेडी हो जाते हैं, वैसे लोगों का नाम इस सूची में जोड़ दिया जाता है। और जितने लोग इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति एक ही वोट एक मोल की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक को मतदान के लिए पहचान पत्र लाना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा संविधान कहता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए सबका। इस बात की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पहचान पत्र लाना पड़ता है। पहचान पत्र मतलब कि वो किसी भी तरह का उस वहाँ के मूल निवासी होने के लिए एक पहचान पत्र लाए कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं इस क्षेत्र में वोट दे सकता हूँ। इसके लिए आधार कार्ड भी हो सकता है, नहीं तो स्पेशल वोटर आईडी कार्ड भी बनता है। अभी तक मतदान के लिए कोई खास कार्ड अनिवार्य नहीं है लेकिन बनता है। वोटर आईडी कार्ड होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि आप वोटर आईडी कार्ड रहेगा तभी आप वोट देंगे। आधार कार्ड लेकर के भी हम लोग अपना पहचान बता करके और हम वोट दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है उम्मीदवारों का नामांकन। अब हम लोग बात करेंगे कि उम्मीदवारों का नामांकन किस टाइप से होता है। हम लोग जिसे नॉमिनेशन कहते हैं, कि जितने भी लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, जितने लोग खड़े होने वाले होंगे, उन उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होगा, उनका नॉमिनेशन कैसे होता है। तो देखते हैं, हमारा संविधान
प्रत्येक नागरिक को सिर्फ मताधिकार ही नहीं देता, बल्कि उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का भी अधिकार देता है। सिर्फ मत देने का ही अधिकार हमारे संविधान हमें नहीं देता, बल्कि उम्मीदवार के रूप में हमें खड़े होने का भी अधिकार देता है और अपने समाज को चलाने का अधिकार भी देता है। मताधिकार के लिए 18 वर्ष, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए आपके पास मिनिमम 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी ही चाहिए। आपके पास कम से कम 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तभी आप वोट मांगने के लिए उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हो सकते हैं। वो अलग अलग स्तर पे ये जो है एज वो बढ़ता घटता रहता है। अपराधियों तथा दिमागी रूप से असंतुलित व्यक्ति को उम्मीदवार बनने पर पाबंदी होता है। जो अपराधी होता है या जो दिमागी रूप से असंतुलित व्यक्ति होता है, मतलब हम उसे जैसे पागल बोल सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनने पर पाबंदी होता है। लेकिन अपराधियों पर यह पाबंदी बहुत कम मामलों में ही लागू हो सकती है। मतलब यदि वो कहीं बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत ही बड़े स्तर पे कहीं उसने अपराध किया है, तो ऐसे मामलों में उन्हें मतलब चुनाव में उतरने का या उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार नहीं होता। बाकी जनरली कहीं वो एक दो बार किसी जनरल मामले में कहीं वो जेल वगैरह में गया हुआ हो, तो वो व्यक्ति बाहर आकर के और फिर वो चुनावी मैदान में खड़ा हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक जितने भी पार्टियां होते हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। जैसे कोई बीजेपी से मान लीजिए खड़ा होना चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को उस पार्टी से जो खड़ा हो रहा है उसको पार्टी का नाम, उनका चुनाव चिन्ह और उनका समर्थन भी मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट भी कहा जाता है। जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसके लिए जो पार्टी के मनोनयन है, इसको हम लोग अपनी आम भाषा में टिकट कहते हैं कि यहाँ से हमें या उसको टिकट मिल गया है। इसको इस तरीके से उम्मीदवार जो है वो किसी एक क्षेत्र में खड़े होने के लिए काबिल हो जाते हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भर कुछ जमानत राशि जमा करना पड़ता है। चुनाव लड़ने वाले जितने उम्मीदवार हैं उन्हें कुछ जमानत राशि भी जमा करवानी पड़ती है, मतलब कुछ पैसे देने होते हैं नॉमिनेट करने के लिए। अपने नाम को नॉमिनेट करने के लिए उन्हें कुछ जमानत राशि तय करनी पड़ती है, उन्हें जमा करनी पड़ती है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से घोषणा पत्र भर अपना कुछ ब्यौरा देना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जैसा कि निर्देश है, उनके निर्देश के अनुसार सारे उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भर करके और अपना कुछ पर्सनल ब्यौरा देना पड़ता है। अब कैसे ब्यौरा देना पड़ते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। सबसे पहले वो इस बात की जांच करता है कि उम्मीदवार के खिलाफ कहीं कोई गंभीर मामला तो नहीं चल रहा, कोई गंभीर आपराधिक मामले तो नहीं है। यहाँ पे आपराधिक होगा, आपराधिक मामले तो नहीं चल रहा। उम्मीदवार व परिवार की संपत्ति और देनदारियों का पूरी तरह से ब्यौरा देना पड़ता है कि उम्मीदवार और उसकी पूरी संपत्ति कितनी है, ताकि आगे आगे चल करके उनका संपत्ति का ब्यौरा देखा जा सके, ये जाना जा सके कि किसी तरह का मतलब भ्रष्टाचारी तो नहीं हो रहा। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाती है कि ये उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा उनसे मांग लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, चुनाव के लिए अलग अलग तरीके से उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं, चुनावी प्रक्रिया भी हमें समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं चुनाव अभियान। अब आगे की कड़ी होती है चुनाव अभियान की। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोग अपने पसंद का प्रतिनिधि का चुनाव करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग अपना मनपसंद, अपने इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। इसके लिए उन्हें सरकार की नीतियों और उद्देश्यों पर खुली चर्चा करने के लिए चुनाव अभियान होते हैं। इसीलिए हर तरह के पार्टी, अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने नीतियों के बारे में, अपने अपने उद्देश्यों के बारे में खुली चर्चा करता है
अपने अपने चुनावी अभियान में, अपने अपने रैलियों में ये अधिकार उनके पास होता है कि वो खुली चर्चा कर सकता है। वो लोगों को अपनी नीतियों के बारे में बता सकता है, अपने उद्देश्यों को बता सकता है, और इस तरीके से उन्हें चुनाव के कुछ दिन पहले से चुनाव अभियान करने का पूरा छूट होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह चुनावी प्रचार के लिए होता है। इसमें वे सभाओं में भाषण कर सकते हैं, अखबार व टीवी चैनल के माध्यम से प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग कि हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची जैसे ही जारी हो जाती है, उम्मीदवारों की अंतिम सूची लास्ट जैसे ही लिस्ट जारी हो जाता है और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पे 2 सप्ताह का समय रखा जाता है, और इन 2 सप्ताह में वो चुनावी रैली जम के कर सकता है। वो चुनावी रैलियाँ निकालेगा। चुनावी रैली में वो क्या कर सकता है, वो बहुत बड़े बड़े सभाएं बुला सकता है, और उन सभाओं में वो इन सभाओं में भाषण दे सकता है। अखबार या टीवी चैनल के माध्यम से वो अपना प्रचार करवा सकता है, अपने उद्देश्यों को रख सकता है, अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बता सकता है कि आने वाले 5 सालों में उनकी नीति क्या है, वो क्या क्या आगे करने वाले हैं, इन सब के बारे में लोगों को बता सकता है। ये 2 सप्ताह उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इन 2 सप्ताह में वो अपने चुनावी अभियान को बहुत ज़ोर शोर से चलाते हैं। चुनावी अभियान के दौरान कुछ मुख्य सफल नारे। हमारा भारत देश हमारे भारत देश में चुनावी रैलियों के दौरान कुछ बहुत ही बड़े बड़े और सफल नारे हुए हैं, जिस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसका अर्थ यह है कि यह सरकार सबसे पहले गरीबी हटाने पर जोर देने का वादा किया। जैसा कि सारा सरकार कोई भी पार्टी आती है तो वो अपने चुनावी अभियान में कुछ ना कुछ नारों के साथ आती है, ताकि लोगों को कुछ शब्दों से ही उनकी नीति और उनकी योजनाएं समझ में आ जाए। इसलिए 1971 में कहीं हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की बात करें तो वहाँ पे एक नारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, गरीबी हटाओ नारा। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाली जो सरकार है वो सबसे पहले गरीबी हटाने पर ही जोर देगी, और ये बात कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित भी करती है। तो ये हमको समझ में आ गया। सबसे पहला गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में। दूसरा 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। इसका अर्थ यह सरकार आपातकाल के दौरान लोगों से छीने हुए अधिकार को नागरिकों को वापस दिलाएगी। 1977 में जब जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी के जो मेंबर होते हैं जयप्रकाश नारायण, उनकी सत्ता आती है, वो पीएम बनते हैं, तो वो लोकतंत्र बचाओ का नारा देती है। और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, और इस दौरान लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जाति हुआ था, उनके पर्सनल अधिकार छीन लिए गए थे, और इन इन सभी अधिकारों को वापस दिलाने का वायदा देते हुए जयप्रकाश नारायण जो है वो लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को इसका नारा दिया। इसका अर्थ ये है कि वे किसानों के प्रति अच्छी नीतियां लाएगी। वो उनका फोकस था जमीन जोतने वाले, मतलब किसान। इस नारों के साथ उन्होंने वामपंथी दल जो है वो 1977 में विधानसभा चुनाव के दौरान ये नारा को पूरी तरह से बुलंद किया, और इसका अर्थ ये है कि वो जब उसकी सत्ता जब आएगी तो वो किसानों के लिए काम करेगी, किसान के अच्छी योजनाओं के साथ उनके प्रति ये सरकार सोचेगी। तो कोई भी सरकार अपनी रैलियों के दौरान जो भी नारे को लाती है, वो नारा उसके पर्पस के लिए, उसके उद्देश्यों को, उनकी नीतियों की ओर इंगित करता है। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता
एनटी रामाराव, एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो एक और आप लोग याद रखेंगे कि 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन टी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 4 नारों के बारे में पढ़ लिया जो हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर नारे हैं। ये सारे नारे जो हैं वो हमारे संविधान में हमें चुनावी अभियान के दौरान नारों के सफल या नारों के दौरान अपने अपने सत्ता को लाने और उनका इम्पैक्ट या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं उनकी ओर दिखाता है। मतलब हम लोगों ने देखा कि 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था। वामपंथी दलों द्वारा जमीन जोतने वाले को ये सारी चीज़ों का नारा दिया गया था। वैसे ही जयप्रकाश नारायण द्वारा आपात लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था और इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये कुछ पॉपुलर नारे हैं जो हमारे देश में चुनावी अभियान के दौरान ही लोगों के पास ऐसे नारे सुनने को मिले थे। अब हम लोग बात करते हैं चुनावी कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकती है। अब आप मान लीजिए उम्मीदवार बन गए और उम्मीदवार बनने के बाद या आप किसी पार्टी के थ्रू आए हैं या आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह से हैं, तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते चुनावी कानून के अनुसार। ये हमारा चुनावी कानून भी कहता है कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सबसे पहला, मतदाता को घूस, लालच या धमकी नहीं दे सकते। मतदाता को, जो भी वोटर्स होते हैं, आप उन्हें लालच नहीं दे सकते, उन्हें घूस नहीं दे सकते और ना ही उन्हें धमकी देकर अपनी ओर या अपने लिए मत के लिए मांग कर सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जाति जाति या धर्म के नाम पे वोट भी हम नहीं मांग सकते। ये हमारा चुनावी अभियान के दौरान हमारा चुनावी कानून के अनुरूप नहीं है। हम जाति या धर्म के नाम पे किसी से भी वोट नहीं मांग सकते। चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का उपयोग, चुनावी अभियान में हम किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति का उपयोग भी नहीं कर सकते, जैसे कि चुनावी मैदान कोई क्या सरकारी गाड़ी या हम इस तरीके के किसी भी तरह का जो चुनावी अभियान में सरकारी संसाधन होते हैं हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये भी एक संवैधानिक कानून है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं कर सकते अपने चुनावी रैलियों में, नहीं तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। तो लोकसभा में ये चीज़ फिक्स कर दिया गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से मैक्सिमम 25 लाख और विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही खर्च किया जाना चाहिए। ये भी चुनाव कानून के तहत आता है। यदि यदि इन सभी मामलों में उम्मीदवार को दोषी पाया जाएगा तो चुनाव जीतने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। यदि इन सभी मामलों में उम्मीदवार कहीं दोषी पाया जाता है, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया या धर्म के नाम पे वोट मांगता हुआ देखा गया, जाति धर्म के आधार पे लोगों को घूस दे करके इस तरीके से कहीं वो चुनाव जीतता है और इस पर वो दोषी भी पाया गया, तो चुनाव जीतने के बाद भी उनका जो चुनाव है वो रद्द किया जा सकता है। उनके जगह पे फिर दूसरा चुनाव या तो किसी दूसरी पार्टी को सत्ता दे दी जाती है। तो ये हमारा कानून हो गया। हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे ऐसे मामलों में लोगों को हम चुनाव से बाहर भी कर सकते हैं, उनके जगह पे फिर नए चुनाव भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आचार संहिता। आचार संहिता आप लोगों ने सुना भी होगा, ये इलेक्शन से कुछ समय पहले लगाया जाता है। अब ये क्यों लगाया जाता है, ये क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। देश में चुनाव प्रचार के आदर्शों को आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता का मतलब होता है कि जो चुनाव प्रचार होते हैं, इन चुनाव प्रचार में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी शर्तों को या इनके आदर्शों को ही हम लोग आचार संहिता कहते हैं। इसमें उम्मीदवार को निम्नलिखित काम पर मनाही होता है। उम्मीदवार ये सारे काम को वो नहीं करेगा चुनावी अभियान के दौरान। चुनावी प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं करेगा।
कोई भी उम्मीदवार किसी धार्मिक स्थल पे अपना चुनावी अभियान नहीं करेगा, अपनी चुनावी रैली नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से किसी खास धर्म की ओर इशारा करता है। इसीलिए हम किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, सरकार सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी का चुनाव में उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी वाहन, व्हीकल या विमान या किसी भी सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, हम इन सब का हेल्प नहीं लेंगे। दूसरा, अगला हमारा ये है कि चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद कोई मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकता। अब चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, मतलब कब चुनाव होगा इसकी तैयारी हो जाने के बाद, कोई भी मंत्री बड़े शिलान्यास या बड़ी योजना पे बात नहीं कर सकता। लोगों को बहुत बड़े बड़े फैसले, ये बड़े बड़े सुविधाएं देने के बारे में भी वादा नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो उस समय शिलान्यास कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लालच देने की भावना पैदा करता है, जो कि हमारे चुनावी कानून के तहत बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चुनावी अभियान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आचार संहिता लागू होने के बाद हमें कौन कौन से काम नहीं करना है। कोई भी जो खड़ा होता है, वैसे लोगों को कौन कौन से काम नहीं करने हैं वो हम लोगों ने देख लिया। जितने भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं उन्हें इन सारे काम को नहीं करने होते हैं। आगे है मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना मतलब वोटिंग करना और फिर उसका गणना करना। इसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहला, मतदाता सूची के नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके के मतदान केंद्र, जो स्थानीय स्कूल या अन्य सरकारी इमारत में होता है, वहां अपना मतदान करते हैं। मतदाता सूची में जितने लोगों का, वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम आता है, वे सारे लोग अपने नज़दीकी मतदान केंद्र, जो कि सरकारी स्कूल हो सकता है, पंचायत भवन या कोई भी सरकारी इमारत होता है, वहाँ पे जाकर के अपना वोटिंग कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। दूसरा, मतदाताओं की पहचान कर अधिकारी उनकी उंगली पर काला निशान लगा देते हैं और उन्हें मतदान की अनुमति मिल जाती है। ये सारी चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितने लोग वोट दे करके आते हैं उनके उंगली पे काला निशान लगा दिया जाता है, काला इंक डाल दिया जाता है, और मतदान की पहचान करने के बाद कि ये आदमी इसी क्षेत्र का है और वो यहाँ पे वोट देने के लायक है, इसके अधिकारी है वो, तो वो उसके उंगली पे, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उसके उंगली पे काला निशान डाल देते हैं और उन्हें मतदान देने की अनुमति हो जाती है। अगला हमारा है, सभी उम्मीदवार के एजेंट को सभी उम्मीदवार के एजेंट को मतदान केंद्र पे चुनावी प्रक्रिया के सही ढंग से होने की पुष्टि के लिए मतदान केंद्र पे बैठने की अनुमति होती है। अब कभी कभी डाउट होता है कि जब बाहर में सारे लोग हैं तो अंदर में क्या हो रहा है, इस बात से सारे लोग अनजान होते हैं। इसीलिए सारे उम्मीदवार के जो एजेंट होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, उन्हें मतदान केंद्र पे बैठने का अनुमति होता है। अलग अलग उम्मीदवार के एजेंट जो है वो मतदान केंद्र पर बैठ करके और मतदान प्रक्रिया को अच्छे तरीके से होने की पुष्टि के लिए वो वहाँ बैठ करके और सभी चीज़ों पर अपनी निगरानी रख सकता है। तो ये उनके अधिकार होते हैं। आगे है, पहले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाना होता है, लेकिन अब ईवीएम मशीन के द्वारा, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होता है। पहले चुनाव चिन्ह पे क्या होता था कि एक लिस्ट होती थी, उस पे चुनाव चिन्ह होता था और उस चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाना होता था, उसे फोल्ड करके और उसे डाल देना पड़ता था और इस तरीके से आपका वोटिंग हुआ करता था। लेकिन अब आधुनिक समय में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाने लगा है। ईवीएम मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो अब वोटिंग में ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि निर्दलीय को चुनाव चिन्ह अधिकारी दे देते हैं। जो भी निर्दलीय रूप से खड़े होते हैं, मतलब वो किसी भी दल से खड़ा नहीं होता, उन्हें किसी पार्टी का समर्थन नहीं होता, जो निर्दलीय खड़ा होता है, उन्हें फिर चुनाव चिन्ह कौन देता होगा? तो उन्हें जो भी वहाँ के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा
ये चुनाव चिन्ह पहले जारी कर दिया जाता है। तो जो निर्दलीय रूप से खड़ा होता है, जो इंडिपेंडेंट होकर खड़ा होना चाहता है, वैसे लोग को पहले से अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। एक मिनट, आगे देखते हैं। तो मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील बंद कर सुरक्षित जगह पे रख दिया जाता है। जैसे ही वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उन सभी वोटिंग मशीनों को सील पैक करके और उन्हें एक जगह पे रख दिया जाता है ताकि आगे सुरक्षित ढंग से मतगणना की जाए। एक तारीख तय कर सभी चुनाव क्षेत्रों के मशीनों को एक साथ खोलकर मतों की गिनती की जाती है। अब एक तारीख, कोई भी एक डेट को चुन लिया जाता है और उस डेट पे मतगणना का एक तारीख चुन करके और उस दिन सभी सील पैक्ड मशीनों को एक साथ खोलकर और मतों की गिनती कर ली जाती है। आगे है हमारा कि वहाँ सभी दलों के एजेंट निष्पक्ष मतगणना के लिए उपस्थित रहते हैं। जैसे कि वोटिंग के टाइम में सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट थे वो उपस्थित थे ताकि सही ढंग से चल रही प्रक्रिया पर उनका निगरानी रह सके। उसी तरीके से जिस समय मतगणना हो रही होती है उस समय सभी दल के एजेंट निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो, इस बात की पुष्टि के लिए वहाँ पे लोग उपस्थित रहते हैं। वो देखते हैं कि कहीं मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो रही हो। और इस तरीके से किसी भी चुनाव में सबसे ज़्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार को ही वहाँ पर विजय घोषित कर दिया जाता है। और फाइनली सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मतगणना के बाद जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसे ही उस पोस्ट के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है और वो उस इलेक्शन को जीत जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद मतलब मतदान व मतगणना की प्रक्रिया क्या होती है, इस बात को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इस पर नज़र डालते हैं कि क्या चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाती है और होती है तो किस किस तरीके की गड़बड़ियाँ होती है। तो चुनाव में होने वाली कुछ गड़बड़ियाँ, सबसे पहला, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करना। ये सबसे पहली गड़बड़ी है कि मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट डाले जाते हैं उसमें कभी कभी फर्जी नाम भी ऐड कर दिए जाते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में नहीं हैं या छोड़ के चले गए हैं उनके नाम को भी रखा जाता है या फर्जी नाम को डाल करके और असली नाम को गायब कर दिया जाता है और इस तरीके से वो वहाँ पे फर्जी तरीके से वोटिंग करते हैं। तो ये सबसे पहली गड़बड़ी। दूसरा, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। मतलब मान लीजिए कि इससे पहले कोई सत्ता में रह चुका है तो जाहिर सी बात है कि उनका अधिकारियों के साथ या सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव हुआ होगा और इस बात का फ़ायदा उठा करके वो उन अधिकारियों का दुरुपयोग भी कर सकता है चुनावी मैदान में या चुनावी प्रक्रिया के दौरान। इसका गलत इस्तेमाल भी होता रहता है। आगे है हमारा कि अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पे धन खर्च किया जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि चुनावी कानून के दायरे से ये बाहर है। वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन जो अमीर उम्मीदवार होता है और बड़ी पार्टियां होती है वो इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। मतदान के लिए या मतदान के दिन चुनावी धांधली जैसे कि मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सारी चीज़ें इस चुनावी प्रक्रिया में या चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली गड़बड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। अक्सर ये सारी चीज़ों को हम लोग नोटिस करते हैं कि मतदान केंद्रों पे इस तरीके की धांधली हो रही होती है। अब हमारा आया ये टॉपिक कि आखिर हम लोगों ने चुनाव की बात कर लिया, बट ये चुनाव करवाता कौन है और ये जो चुनाव करवाता है उनके कौन कौन से अधिकार हैं, क्या वो स्वतंत्र होता है या सत्ताधारी लोगों के अंडर में काम करता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र मतलब होता है फ्री, फ्री चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं। कोई भी चुनाव का निष्पक्ष ढंग से होने के लिए उनके संचालक का सरकार से स्वतंत्र होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब कोई भी चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, वो स्वतंत्र रूप से हो, मतलब बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी का प्रेशर ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार का डोमिनेंस उसके ऊपर ना हो। किसी भी तरीके से
कोई भी उसके ऊपर दबाव न डाले। इसलिए इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी उसका जो हेड होता है या पूरा इलेक्शन कमीशन पे किसी का भी अधिकार ना हो। आगे है हमारा कि हमारे देश के लिए चुनाव एक स्वतंत्र व ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे देश में जो चुनाव जितने भी चुनाव होते हैं उसे चुनाव आयोग करवाता है। जितने भी सेंट्रल लेवल के होते हैं या विधानसभा का चुनाव होता है इसे चुनाव आयोग करवाता है। और चुनाव आयोग जो होता है ये बहुत ही बड़ी संस्था होती है जिससे न्यायाधीश के जैसा शक्ति होती है, न्यायपालिका के जैसी शक्ति होती है। जैसे चुनाव आयोग को न्यायपालिका के जैसी आज़ादी प्राप्त होती है। जैसे किसी भी कोर्ट का जो जज होता है वो बाकी सभी या डोमिनेंस पार्टी जो सत्ताधारी होता है सरकार से बिल्कुल मुक्त होती है, उसी तरीके से चुनाव आयोग भी न्यायपालिका के जैसे बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि यदि वो सत्ताधिकारी होता है या जिसके पास सत्ताधारी होता है, जिसके पास सरकार है, उसका कहीं डोमिनेंस चुनाव आयोग पे कहीं रहेगा तो चुनाव कहीं ना कहीं उसी सत्ताधारी के पक्ष में चला जाएगा और ये चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए चुनाव आयोग बाकी सभी सरकारों से मुक्त होती है और इसका जो चुनाव आयोग का जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उन्हें हटाने की भी प्रक्रिया राष्ट्रपति जैसी ही होती है। जो चुनाव आयोग के जो मुख्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं या जो आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के जैसा ही होती है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करती है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति जैसी ही होती है। आगे है हमारा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त का सरकार या राष्ट्रपति के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रहता। इस बात को आप लोग गौर से समझेंगे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हें नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और नियुक्ति के बाद ना तो उसका सरकार के प्रति और ना ही राष्ट्रपति के प्रति किसी तरह की कोई जिम्मेवारी रहती है, कोई जवाबदेही नहीं रहती, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। और इस तरीके से हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव होना संभव हो पाता है। अगर शासक या पार्टी को चुनाव आयोग पसंद ना हो तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना संभव नहीं होता। किसी भी शासक या पार्टी को कहीं ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं लगता है, चुनाव आयोग ठीक नहीं लगता है या आयुक्त की नीतियों ठीक नहीं लगती, तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना संभव नहीं होता। आप उस आयुक्त को नहीं हटा पाते क्योंकि वो राष्ट्रपति सरकार से बिल्कुल फ्री होता है इलेक्शन के टाइम में। वो बिल्कुल एक स्वतंत्र समझ लीजिए डिपार्टमेंट होता है जिनके पास एकदम स्वतंत्र नीतियाँ होती है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके कार्य क्या क्या है, वो क्या क्या करता है इलेक्शन के टाइम में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक सारे निर्णय लेता है। निर्वाचन आयोग जो है सबसे पहले चुनाव कैसे कराए जाएंगे, उनकी सूची तैयार करना, उनको चुनाव चिन्ह देना से लेकर के पूरी प्रक्रिया मतगणना तक सारी प्रक्रिया का जो फैसला है, जो निर्णय होते हैं, वो सारा चुनाव आयोग ही लेता है। यही यही आयोग यह आदर्श संहिता भी लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टी या उम्मीदवार को सजा भी देता है। आचार संहिता लागू हम बता दिए हैं कि आचार संहिता क्या होता है और इसका उल्लंघन करने वाली जो पार्टी होती है या उम्मीदवार होती है उन्हें सजा देने के भी काम यही करती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश भी दे सकता है। मतलब चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का जो भी दिशा निर्देश होता है, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ये सारे सरकार को भी फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि उस समय सबसे हेड चुनाव आयोग होता है जिसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें सरकार द्वारा चुनाव नतीजों के लिए मशीनरों के दुरुपयोग पर रोक व अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। मतलब इस दौरान कहीं वो चाहे तो वो अधिकारियों को तबादला कर देता है। किसी एक क्षेत्र का जो भी चाहे वो एसपी हो या डीएसपी हो या कोई भी हो जो उस क्षेत्र में काम कर रहा होता है, जो डीएम वगैरह है या कोई भी लोकल ऑफिसर्स, उनका तबादला कर सकता है क्योंकि वो ऑफिसर्स का कहीं ना कहीं सरकार के साथ उस एरिया में लिंकअप हो सकता है। जो
निष्पक्ष चुनाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पास उस समय यह अधिकार होता है कि वो वहाँ के लोकल अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है। ऐसे ऐसे उनके पास पावर्स होते हैं। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो चुनावी ड्यूटी पे जो भी तैनात अधिकारी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, टीचर्स वगैरह हो, जिन्हें सरकारी चुनावी आयोग में या चुनाव के काम में जिसे डिप्यूट किया जाता है, वैसे लोगों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। सरकार उनको ऑर्डर्स नहीं देती है। उस समय सारा ऑर्डर, सारा निर्णय निर्वाचन आयोग ही होता है, जो लोगों को ऑर्डर्स देते हैं और उन्हें ये ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। आगे है, अब हम लोग बात करेंगे चुनाव में लोगों की भागीदारी। हम लोगों ने देख लिया इलेक्शन कमीशन क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, उनके पावर्स कहाँ तक हैं। अब हम लोग बात करेंगे चुनाव में लोगों की क्या क्या भागीदारी होती है। चुनाव में लोग किस तरीके से अपना सपोर्ट करते हैं, चुनाव में किस तरह से अपनी भागीदारी को निभाते हैं। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता लोगों के उत्साह से पता चल सकता है। कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो आप लोगों के उत्साह देख करके ये मालूम कर सकते हैं कि ये चुनाव किस तरीके से जा रहा है। कहीं लोग बहुत ही ज़्यादा उदास, हताश, नाराज हैं तो समझ लीजिए कि वो किसी के दबाव में आकर के चुनावी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। या कहीं चुनाव में लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपनी इच्छा अनुसार और एक बहुत ही योग्य, काबिल जनप्रतिनिधि को वो अपनी सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में यूरोप या अमेरिका के तुलना में मतदाताओं की संख्या या तो स्थिर है या तो बढ़ता जाता है। ये डेटा क्या है कि भारत में यूरोप और अमेरिका के तुलना में कहीं बात की जाए तो मतदाताओं की संख्या या तो स्थिर है, मतलब न तो बढ़ता है न घटता है, और या तो ये बढ़ जाता है, मतलब या तो स्थिर होता है या तो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। मतदाताओं की संख्या कभी घटती नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर व कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पे अमीर लोग और बड़े लोगों की तुलना में ज़्यादा गरीब, मध्यम वर्ग के लोग या तो निरक्षर, जो बिल्कुल निरक्षर है, मतलब जो अनएजुकेटेड पर्सन है, या कमज़ोर वर्ग के जितने लोग हैं, ये सारे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है मतदान के वक्त। जबकि हम इसकी तुलना कहीं पश्चिम में करें, वेस्ट में करें, वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहाँ पे गरीब लोग अमीर या श्वेतों के तुलने में कम मतदान करते हैं। वहाँ पे गरीब लोगों की संख्या कम और अमीरों की संख्या ज़्यादा होती है, श्वेतों की संख्या ज़्यादा होती है, जो इस चुनावी प्रक्रिया में अपना भागीदारी निभाते हैं। तो वहाँ से हमारा इंडिया में जो है ये प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी नज़र आती है। भारत में आम लोग चुनाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए ही वे राजनीतिक दल अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। भारत में आम लोग जो होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत उत्साहित होकर के लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, और ये सच भी है, कि वो चुनाव के जरिए ही किसी भी राजनीतिक दल को सही काम करने, उनके लिए अच्छी नीति बनाने और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए वो दबाव बना सकता है। क्योंकि यही वो टाइम होता है जिस समय आप अगले 5 सालों के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप जो है किसी जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और आने वाले 5 सालों में क्या होगा ये आप उस जनप्रतिनिधि के मतलब थ्रू ही आप देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर सकता है। प्रत्येक साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। कहीं हम भारत की बात करें तो हर साल, जैसा कि हम लोगों ने जाना, कि मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है और प्रत्येक साल इससे संबंधित बहुत ज़्यादा लोगों की जो गतिविधियां हैं वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। मतलब पहले लोगों को इलेक्शन से बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखता था, लोग उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करता था, लेकिन समय के साथ लोग भारत में इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा सक्रिय भागीदारी निभाता है। और
ये चीज़ सर्वे से पता चला कि आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। मतलब सब लोग, ज़्यादातर कुछ ही लोग होते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी से अपना नज़दीकी संबंध को बताया है। अब अगला टॉपिक है हमारा कि चुनावी नतीजों की स्वीकृति। चुनावी नतीजों की स्वीकृति में क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष न होने से शासक दल कभी हारता ही नहीं है, जिससे हारने वाले पार्टी चुनावी नतीजों को स्वीकारता नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया अच्छे से नहीं हुई, निष्पक्ष ढंग से नहीं हुई, तो इस तरीके से शासक दल जो होता है वो कभी हारेगा ही नहीं, और जो भी विपक्षी दल होगा या जो भी उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, ऐसे लोग कभी जीत ही नहीं पाएंगे, और इस तरीके से वे इस नतीजों को स्वीकारने से मना कर देते हैं। आगे है, भारत में शासकीय दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पे अक्सर चुनाव हार जाते हैं, और यही कारण है कि भारत में जो शासकीय दल होता है, वो चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रांतीय स्तर हो, वो अक्सर एक समय के बाद, अपने टेन्योर के बाद, वो चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में जनता ये जान लेती है कि ये हमारे लिए क्या क्या कर चुका है और आगे क्या कर सकता है। यदि वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो अगले 5 साल के लिए फिर जनता मौका देती है। अदरवाइज अक्सर जो भी सत्ताधारी होता है, अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, हम इंडिया की बात करें तो। आगे है, अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है, लेकिन भारत में निर्वर्तमान सांसद और विधायक में से आधे से अधिक चुनाव हार जाते हैं। अमेरिका की कहीं बात करें तो जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। एक बार आने के बाद वो अच्छे काम करता है, जिसके कारण जनता का विश्वास वो जीत लेता है। लेकिन भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी चुने हुए सांसद या विधायक होते हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा अपने कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद वो अगले चुनाव में चुनाव को हार जाते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा उस पर से खत्म हो जाता है। कुछ को छोड़कर अक्सर हारी हुई पार्टी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब कुछ ही को छोड़ करके अक्सर ये होता है कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो ये जन का आदेश, मतलब लोगों का आदेश मान करके, और वो इसके खिलाफ किसी तरह का मतलब अस्वीकृति नहीं दायर करता है। वो खुद को ये मान लेता है कि जो है जनता का ही ये आदेश है, जनता ही हमें हराई है, तो हम इसके खिलाफ किसी तरह का धरना प्रदर्शन या इसके खिलाफ हम चुनाव में गड़बड़ी को कह करके और हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या क्या होती है। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा जो चुनौती होता है वो होता है वहाँ के जो चुनाव है उसे स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष ढंग से किया जाए, किसी का भी उसमें डोमिनेंस ना हो। और इसके क्या क्या चुनौतियाँ आती है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो देखते हैं हम लोग। ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं, और उसकी पूरी संभावना तो नहीं पर अधिक होती है। अब जो भी अमीर उम्मीदवार होता है या जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है, वो गलत तरीके से चुनाव जीत जाता है, और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं होती, लेकिन लोग घूस लेने के बाद, रिश्वत लेने के बाद जो है वो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर कर बड़ी पार्टियों के लिए टिकट पाने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ कुछ उम्मीदवार जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला होता है, जो आपराधिक मामले का ही सपोर्ट ले करके और दूसरे लोगों को चुनावी मैदान में उतरने ही नहीं देते, अपना डोमिनेंस बना करके और वो चुनावी टिकट पा करके और वहाँ पे शासन करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्ष ढंग से चुनावी प्रक्रिया के सफल होने में दिक्कत आती है, उसकी चुनौती है। अलग अलग पार्टियों के कुछ एक परिवार के प्रभाव के कारण उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा लेते हैं। अब कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप अक्सर देखे होंगे कि ये विधायक का बेटा अब चुनावी मैदान में उतर रहा है,
या सांसद का बेटा अब चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जिसका बैकग्राउंड पहले से पॉलिटिकल रहता है, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग पार्टी के कुछ परिवार जो होता है उनके प्रभाव के कारण उन्हें टिकट मिल जाता है और वो आसानी से टिकट प्राप्त करके और चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार लगभग एक जैसे होते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर चुनावी रैली में या ज़्यादातर पार्टी सेम तरीके के वायदे करते हैं, जैसे बेरोजगारी हटाएंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे बात पे रेगुलर एक ही तरह का बात करते रहते हैं, जिससे आम जनता को ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा और कौन सा बुरा है। और कहीं वो गलत फैसले लेते हैं तो इसका खामियाजा उनको अगले 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। तो ये सारे कुछ कुछ निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से चुनाव होने के चैलेंजेस होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती है। जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उनके तुलना में जो निर्दलीय खड़ा हुआ है या छोटे पार्टी के लोग होते हैं, इन लोगों को इस तरह के कई कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें ये देखना पड़ता है कि जो भी बड़े बड़े पार्टी है वो अपने पैसे के बल पे या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के कारण या किसी खास क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के कारण भी आसानी से उठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से उठते हों। और इस तरीके से निर्दलीय या छोटे पार्टी के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज हम लोग पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को समझ लिए। हमारे देश में पूरा चुनाव के बारे में हम लोग समझ गए, चुनावी नीतियाँ क्या क्या है इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बाद में अगले चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।